क्योंकि आरएसएस को जो हिंदुस्तान चाहिए, आरएसएस को मैं अंडरलाइन शब्द प्रयोग बड़े बड़े गंभीरता से कर रहा हूं, आरएसएस को भारत नहीं चाहिए, आरएसएस को हिंदुस्तान चाहिए। और जो हिंदुस्तान आरएसएस को प्रस्तापित करना है, हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र स्थापित करना है, उसके लिए वो चाहते हैं कि मोदी परंपरागत रूप से सत्ता में रहे। मोदी सत्ता में है तो आरएसएस सत्ता में है, आरएसएस सत्ता में है तो हिंदू बहुमत सत्ता में है। परंपरा कैसी है? परंपरा ऐसी है कि संघ के सरचालक की नियुक्ति यह माजी सरसंघ चालक करता है। संघ को एक चालकानुवर्ती संगठन कहा जाता है और यही व्यवस्था संघ को अभिप्रेत है राज्य व्यवस्था में भी। मैं यहाँ पर मोदी की तुलना कुछ लोगों से करना चाहता हूँ। एक तो मैं शी जिनपिंग का उदाहरण दूंगा। कल तक मोदी शी जिनपिंग से गले मिल रहे थे। आज भी कहा जाता है कि अहमदाबाद में झूले पर झूल रहे थे, अहमदाबाद में झूले पर झूल रहे थे, महाबलीपुरम में इडली डोसा खा रहे थे, चीन में जाकर भी गले मिल रहे थे। और मोदी ये दावा करते थे कि शी जिनपिंग मेरे आत्मज है, मेरे निकट मित्र हैं। उन शी जिनपिंग ने क्या किया चाइना में? कल तक शी जिनपिंग सत्ता में आने तक कोई भी सत्ता का प्रमुख 2 टर्म के लिए नियुक्त होता था। शी जिन में क्या किया? संविधान ही बदल दिया और संविधान बदलकर अब वो आजीवन सत्ता पद पर बने रहेंगे। मोदी जी भी यही चाहते हैं, आरएसएस भी जाके हमेशा बने रहे, मरने के बाद भी हिंदू लोग सत्ता में रहे, हिंदू धर्म वाले सत्ता में रहे। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा व्लादिमीर पुतिन का। अभी उनका कार्यकाल 2024 तक है, अभी उनका कार्यकाल 2024 तक है। परंतु कल परसों उन्होंने संविधान में संशोधन कर अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ाया है। जिंदा रहे तो 2036 के बाद भी वो सत्ता में बने रहेंगे, यदि मर जाते हैं तो फिर दूसरा कोई सत्ता में आएगा। तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगा, तैयब एर्दोगान, ये तुर्कस्तान के हैं। इन्होंने भी अपने को आजीवन सत्ता में रहने के प्रावधान किए हैं। इन्हीं की परंपरा में हमारा देश जिस ओर जा रहा है, इन्हीं की परंपरा में हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी डेमोक्रेसी जिस दिशा में जा रही है उसको ऑटोक्रेट कहते हैं। मोदी भी ऑटोक्रेट हैं। उसके मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। उसके पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो मोदी के बहुत करीबी हैं। कोरोना का प्रकोप होने के बाद भी फरवरी में मोदी के स्वागत के लिए अहमदाबाद में कई लाख लोगों को एकत्रित किया गया था। क्यों? क्योंकि उधर इलेक्शन है ट्रंप का नवंबर में, इधर मोदी को अपनी राजनीतिक साख बढ़ानी है। ट्रंप जैसे मोदी की नीति थी 2014 में, जैसे मोदी की नीति थी 2019 में, क्या थी नीति? समाज को विभाजित करो और चुनाव जीतो। 2014 में, 2019 में दोनों ही समय अल्पसंख्यकों को लक्ष्य किया गया। अल्पसंख्यक विरुद्ध बहुसंख्यक, ये चाल चली गई। ये देश के विभाजन के लिए है, ये देश के विभाजन की चाल थी। मगर 2014 में इलेक्शन जीतना था, उसकी पार्श्वभूमि थी गुजरात की दंगल। क्या आधार है गुजरात के दंगल का? चुनाव जीता। 2019 में भी वही कार्य किया। आज ट्रंप क्या कर रहे हैं अमेरिका में? ट्रंप ब्लैक वर्सेस वाइट,
इस आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अन्यथा जो जॉर्ज फ्लॉयड, पुलिस ने इनकी हत्या की, गर्दन पर घुटना रखकर पुलिस ने हत्या। सारी अमेरिका में आंदोलन हो रहे, ट्रंप आंदोलन के चलते अपने बंकर में चुप गए, परंतु फिर भी वहां से उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए मैं सेना भेजूंगा। और आने वाले चुनाव में ट्रंप ब्लैक विरुद्ध व्हाइट यही चाल चलने वाले हैं, भले ही देश का विभाजन हो, सत्ता हमें मिलनी चाहिए। इसको वंशवाद कहते हैं। ब्लैक विरुद्ध व्हाइट ये क्या है? वंशवाद कहते हैं। यहाँ भारत में मोदी जी ने क्या किया? ये धर्मवाद था, धर्म के आधार पर देश के विभाजन की बात कही। अमेरिका में शायद अमेरिका में सिर्फ 2 टर्म मिलती हैं, एक बार और चुन के आए तो और 4 साल रहेंगे, नहीं आए तो नहीं रहेंगे, परंतु संविधान में सिर्फ 2 टर्म से 4-4 साल की। अमेरिका में जो हो रहा है उसके लिए जन आंदोलन जो हो रहा है उसके लिए वहाँ से संविधान सुरक्षित है, लोगों के मौलिक हक सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है। ब्लैक एंड व्हाइट, स्त्री पुरुष सारे ही आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं और कालों की, ब्लैक की जो गुलामी की निशानियां थी उसको ध्वस्त करने का प्रयास यह आंदोलन करता है। और अभी ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है इस कार्ड को खेले बगैर, इसलिए ट्रंप। भारत में मोदी ने चुनाव तो जीत लिया 2014 का, 2019 का भी चुनाव जीत लिया है, परंतु फिर भी 6 साल की हो गई सत्ता। वाजपेयी जी भी 5-6 साल सत्ता में रहे, फिर भी आरएसएस सफल नहीं हो पाई है हिंदू राष्ट्र के निर्माण में। क्यों? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर निर्मित संविधान है, जनतंत्र है और संसद है। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और क्या कहेंगे उसको, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी ही बाधाएं भारत में उपस्थित होने की वजह से सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी को अपना लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र निर्मित का लक्ष्य बहुत दूर रखता है। वैसे हम जा रहे हैं उसी तरफ, हिंदू राष्ट्र की तरफ ही जा रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 370, आप देखिए नागरिकता के संबंध में आंदोलन, हम जा रहे हैं उसी। मोदी की कार्यशैली, इसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं, हुकुमशाह कहते हैं। जैसे संघ एक चालकानुवर्ती हैं, सरसंघ चालक जो भी कहेगा वो निर्णय होगा, वैसे ही आज मोदी जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं सिर्फ मोदी के निर्णय हैं, सिर्फ मोदी के निर्णय हैं। उसमें उनके मंत्री भी बहुत कम, शायद अमित शाह होते होंगे सहभागी, पूछते होंगे, मगर बाकी कोई भी मंत्री उसमें सहभाग नहीं होता। कल का उदाहरण लीजिए, गलवान में जो हुआ उसके चलते पहले एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वार्ता कर रहे थे, उनको हटाया गया और अभी वार्ता की जिम्मेदारी, डायलॉग की जिम्मेदारी डोभाल पर दी गई है। ये ब्यूरोक्रेट है, ये मंत्री नहीं है। क्या ये डेमोक्रेसी है? एक मंत्री को बाजू कर कर आप ब्यूरोक्रेट के जरिए समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हो? वाई? नोटाबंदी का निर्णय किया गया, नोटबंदी का, क्या अर्थमंत्री से पूछा गया था? क्या मंत्रिमंडल से पूछा गया था? नहीं, सिर्फ 4 घंटे की मोहलत, सिर्फ 1 दिन की मोहलत देकर नोटाबंदी की गई थी। जीएसटी का निर्णय अर्थमंत्री को मालूम था? मुझे नहीं लगता कि अर्थमंत्री से मोदी जी ने पूछा होगा। अनुच्छेद 370 का निर्णय किसी भी मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। दूसरे विषय है, जैसे
रेलवे के निजीकरण, रेलवे का निजीकरण। पार्लियामेंट स्थगित है कोरोना की वजह से, पार्लियामेंट अभी कार्यान्वित नहीं है, फिर भी रेलवे के निजीकरण की घोषणा की गई। करीब करीब 150 रेलवे निजी कंपनी को दी जाएंगी और 2023 तक ये निजीकरण की शुरुआत हो जाएगी। ये शुरुआत है, जरूरी नहीं कि निजीकरण यहीं रुकेगा। हो सकता है कि सारी रेलवे का निजीकरण किया जाए। एयर इंडिया तो हमने बेच दिया, बेचने के लिए निविदाएं मंगा रहे हैं, हो गया। LIC का हम निजीकरण कर रहे हैं। दुनिया में सबसे सफल और सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस निगम है, कॉरपोरेशन है। आज उसके पास जितनी पूंजी है उतनी पूंजी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी बीमा कंपनी के पास नहीं है। उसको हम बेच रहे हैं, बेचने के लिए हम नई कंपनी बना रहे हैं, उसको हम शेयर मार्केट में रजिस्टर करेंगे, हम बेच रहे हैं। कोरोना की प्रक्रिया, कोरोना की प्रक्रिया, जब लॉकडाउन का निर्णय किया गया, 4 घंटे का समय दिया, करोड़ों मजदूर रास्ते पर आ गए, किसी को चिंता नहीं। मोदी जी ने एक शब्द भी इन मजदूरों के लिए नहीं कहा। कुछ मर गए चलते चलते, कुछ गांव जाकर मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ बेरोजगारी से मर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा मालूम है? मैं उनका सेंटेंस दोहराता हूँ। मोदी जी कह रहे थे, अब उनकी इच्छा है घर जाने की तो उनको हम क्या कर सकते हैं, मरो मरो। कोरोना के लॉकडाउन का निर्णय। और अभी कल परसों कुछ राज्यों में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है। मोदी जी ने कल क्या सुझाव दिया? जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है उन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री के पास दी जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री उस सारी व्यवस्था को देखरेख करेगा। इसके आधार पर क्या आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि भारत में डेमोक्रेसी है? सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर सरकार चल रही है। निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी है। अपने ही पक्ष के मंत्रियों को जो प्रधानमंत्री निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करता, क्या विरोधी पक्ष को शामिल करता है? कभी भी नहीं। इसी कारण क्या है, एक उदाहरण देता हूं मैं। इतने 6 साल के समय में नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। भारत का एकमेव प्रधानमंत्री है जिसने 6 साल में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मुलाकात दी है, विशिष्ट चैनल को मुलाकात दी है, चैनल पर भाषण दिए है टीवी पर, परंतु कभी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। क्या इसके चलते हम कह सकते हैं कि संविधान, डेमोक्रेसी, संसद सुरक्षित है? ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी नहीं है। यह आरएसएस का अपत्य है। यह आरएसएस का अपत्य है, आरएसएस के परिवार का सदस्य है और इसीलिए स्वतंत्र पार्टी नहीं होने की वजह से आरएसएस की स्वयं की कोई फिलॉसफी नहीं है। आरएसएस की जो फिलॉसफी है वो बीजेपी की फिलॉसफी है और सत्ता में आने के बाद बीजेपी के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के बाद आरएसएस मोदी के माध्यम से बीजेपी आरएसएस की फिलॉसफी लाना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र निर्माण करना। वाजपेयी के समय में यह संभव नहीं था। क्यों? कि वाजपेयी को बहुमत प्राप्त नहीं था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। अनेक पक्षों को लेकर उन्होंने अपना एक एनडीए बनाया था। आज मोदी को 2014 में भी बहुमत प्राप्त था, 2019 में भी बहुमत प्राप्त है। मोदी जो चाहे वो लोकसभा में, राज्यसभा में मंजूर करवा सकते हैं, परंतु फिर भी हिंदू राष्ट्र के निर्माण में बाधा है। वो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा संविधान, संसद, जनतंत्र और संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं। क्या हो रहा है?
2014 में सत्ता के आने के बाद, और ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। इस बाधा पर बाबा साहब क्या कहते हैं बाद में मैं आपसे बात करूंगा, मगर एक प्रक्रिया 2014 से निरंतर शुरू है। यदि हम संविधान बदल नहीं सकते, संविधान बदल नहीं सकते, तो क्या संविधान को भ्रष्ट किया जा सकता है? क्या संविधान को विकृत किया जा सकता है? क्या संवैधानिक संस्थाओं को अवमूल्यित किया जा सकता है? इसके उदाहरण आप देखिए। आरबीआई का क्या हाल है? रघुराम राजन को क्यों जाना पड़ा? उर्जित पटेल को क्यों जाना पड़ा? और आज जो शक्तिकांत दास बैठे हुए हैं, वो यदि बीजेपी की बात नहीं मानेंगे तो वो आरबीआई के गवर्नर हो नहीं सकते। उनको अपना आदमी चाहिए हर जगह पर। दूसरा, निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है? मोदी बोले तो चल जाएगा, मगर विरोधी पक्ष वही बात कहे तो नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई हुई। गत चुनाव में, 19 के चुनाव में मोदी और शाह ने इतनी बातें की जो संविधान के विरोधी थी, धर्मनिरपेक्षता के विरोधी थी, धर्म पर आधारित थी, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर बाकी के लोगों पर कार्रवाई की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की अवस्था क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की अवस्था क्या है मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, परंतु सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का निर्णय यह श्रद्धा के आधार पर लिया गया निर्णय है, कानून के आधार पर लिया गया निर्णय नहीं है। अनुच्छेद 370 संविधान को विकृत कर लिया गया निर्णय है। अनुच्छेद 370 संविधान को विकृत कर लिया गया निर्णय। 370 अभी दो साल हो गए, ज़्यादा समय हो गया, आज भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है, मगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय? ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में याचिकाएं दी गई है, मगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये भी हमारी प्राथमिकता नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन है? सर्वोच्च। इस प्रकार की संविधान, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करके, संविधान को विकृत करके, भ्रष्ट करके, व्यवस्थाओं को भ्रष्ट करके आरएसएस बीजेपी के माध्यम से अपना हेतु, अपना उद्देश्य, अपना एजेंडा साध्य करना चाहते हैं। 26 जनवरी 2050 को हमने संविधान का स्वीकार किया। संविधान के स्वीकार से पहले जब पार्लियामेंट, संविधान सभा में डिबेट्स चल रहे थे, तो ये सारा भविष्य बाबा साहब को दिख रहा था कि आने वाला भविष्य कैसे हो सकता है संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संसद के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए कैसा हो सकता है। इसके बारे में बाबा साहब ने खुद स्वयं कुछ बातें कही थी। उसमें से मैं स्वयं आपको कुछ पढ़कर दिखाना चाहता हूँ। यह है 4 नवंबर 1948 का बाबा साहब का भाषण, जिसके पास भी संविधान के डिबेट होंगे। उन्होंने यह 4 नवंबर 1948 का बाबा साहब का भाषण जब मसौदा प्रस्तुत कर रहे थे तब किया था, उसको आप अवश्य पढ़ें। 4 नवंबर 1948 संविधान सभा। बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि यदि इस देश में संविधान का राज हो, डेमोक्रेसी सुरक्षित रखना हो, कानून का राज हो, तो संवैधानिक नैतिकता बहुत जरूरी है। जब तक संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी तब तक संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा और संविधान द्वारा निर्मित कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं रहेगी। इस बारे में थोड़ा सा लंबा है, मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। विधान के स्वरूपों के प्रति ऐसी नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ बाबा साहब बताते हैं। विधान के स्वरूपों के प्रति ऐसी परम श्रद्धा हो जो उन स्वरूपों के अधीन रखकर और उनके अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकारियों की आज्ञाओं को मनवाती हो, किंतु साथ ही निश्चित विधि प्रतिबंधों के अधीन भाषण तथा कार्य स्वतंत्रता की वृत्ति पैदा करती हो। साथ ही उन्हीं प्राधिकारियों के लोक कार्यों के बारे में अबाधित आलोचना
क्या मोदी के निर्णयों की अबाधित आलोचना कर सकते हैं? किए तो आप देशद्रोही कहलाओगे, सेडिशन का एक्ट लगेगा। जिन्होंने भी यह प्रयास किए मोदी के राज में, उन पर सेडिशन का एक्ट लगाया गया है, देशद्रोह का मुकदमे उन पर चल रहे हैं। चाहे वो बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, मैं नहीं। लोक कार्यों के बारे में अबाधित आलोचना की सुविधा देती हो और उसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मन में यह विश्वास भी पैदा करती हो कि दल संघर्ष जनित कटुता, पार्टी में कटुता के होते हुए भी संविधान के स्वरूपों के प्रति उसके विरोधियों के हृदय में भी वही आदर होगा जो सत्ताधारी पक्ष के हृदय में है, इसके बाद बाबा साहब आगे कहते हैं, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि प्रजातंत्रात्मक विधान को शक्तिपूर्वक चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है। प्रजातंत्र चलाना है, संविधान के आधार पर प्रजातंत्र चलाना है तो संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। किंतु इससे परस्पर सन्नद्ध दो बातें हैं जिन्हें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते। वह उनमें से एक तो यह है कि शासन पद्धति का विधान पद्धति से सन्निकट संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि प्रशासन व्यवस्था और संविधान, शासन प्रशासन व्यवस्था और संविधान, इनका निकट संबंध होता है, दोनों में समरूपता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधान का स्वरूप बदले बिना ही केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके विधान को पूर्णतया उलट देना तथा शासन को विधान की भावना के अनुरूप और प्रतिकूल बना देना संभव है। इससे वही निष्कर्ष निकालता है कि केवल वहीं पर जहां लोगों में वैधानिक नैतिकता का प्रचार है, उपरोक्त इतिहासवेत्ता ने बताया कि यह बात की जोखिम उठाई जा सकती है कि शासन के विस्तार की बातों को विधान में न रखा जाए, विधानमंडल पर छोड़ दिया। अब प्रश्न यह है, ये महत्व के भारत के लिए प्रश्न यह है, क्या वैधानिक नैतिकता का प्रसार हम संभव मानते हैं? क्या बाबा साहब क्या सवाल करते हैं? बाबा साहब ये बताते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, 2014 से क्या बता रहे बाबा साहब कि संविधान में परिवर्तन न करते हुए भी प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से संविधान विकृत किया जा सकता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बाबा साहब कहते हैं, अब प्रश्न यह है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार हम संभव मानते हैं। वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक प्रकृति जन्य नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि संविधान है, संसद है, इसका मतलब हम सब लोग संविधान के प्रति नैतिक है, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। बाबा साहब आगे कहते हैं कि वैधानिक नैतिकता वह स्वाभाविक प्रकृति जन्य नहीं होती, इसे तो अभ्यास द्वारा अपनाया जाएगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। संवैधानिक नैतिकता सिखानी पड़ती है, यह उपजत भावना नहीं है कि संविधान है। और बाबा साहब आगे क्यों ऐसा इसलिए कि भारत की भूमि स्वभावतः अप्रजातांत्रिक है। क्या कहते बाबा साहब? भारत की भूमि क्या है? भारत हमेशा से अप्रजातांत्रिक रहा है, अनडेमोक्रेटिक रहा है। और यह जो कुछ भी डेमोक्रेसी में दिखते हैं वो सतही आवरण है, वो सतही, दीवार पर जो रंग लगाते हैं ना, हम कलर करते हैं, उतना ही आवरण आज हमको दिखता है संविधान की नैतिकता के बारे में। तो ये बाबा साहब ने कहा था, उस समय भी बाबा साहब ने ये कहा था कि संवैधानिक नैतिकता जरूरी है, संवैधानिक नैतिकता सिखानी पड़ेगी। ये उपजत भावना नहीं होती है, ये आत्मगत भावना नहीं होती है। यदि नहीं सिखाया गया तो ये भावना कभी भी पनप नहीं पाएगी। जैसे 4 नवंबर का 1948 का भाषण महत्व का है, वैसे ही 25 नवंबर 1949 का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा का अंतिम भाषण उतना ही महत्व का है डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने
मसौदा आपके सम्मुख रखा है, मगर मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, मगर कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। भारत में डेमोक्रेसी थी, बाबा साहब पर आरोप किया गया था कि डेमोक्रेसी तो विदेशों से लिए बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने डेमोक्रेसी बुद्ध के संघ से ली है। प्राचीन भारत में बाद में नष्ट हो गई, क्या इस बात की पुनरावृत्ति होगी? फिर डेमोक्रेसी नष्ट हो गई है। इस विचार से मैं चिंतित हूँ, इस तथ्य के कारण कि जाति और मतांतर के रूप में हमारे प्राचीन दुश्मनों के साथ साथ विरोधी राजनीतिक मतांतर के आधार पर कई राजनीतिक पक्ष चले आ रहे हैं। राजनीतिक पक्षों में जो विचारधारा का संघर्ष हो रहा है, उसके चलते ये भी संभव है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। इसका अर्थ है कि उस दिन भारत में जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। आज कितने लोग ये मानते हैं? सिर्फ बहुमत से सरकार नहीं बनती। आपने बहुमत प्राप्त कर लिया इसलिए जनता की सरकार नहीं बनती। जनता की सरकार के आयाम बहुत अलग होते हैं, इसके लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। यह बात भारत इसकी रक्षा कर सकेगा फिर कोई दूसरा? यह विचार फिर से मस्तिष्क में आता है, इससे इस लोकतंत्रात्मक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसकी रक्षा कर सकेगा या फिर खो देगा? यह दूसरा विचार मेरे मन में उठता है, जो मुझे विचार की भांति व्यतीत करता है, पहले विचार की भांति व्यतीत करता है। यह बात नहीं है कि भारत में लोकतंत्र, यह मैंने पढ़ा है आप लोगों को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मिट गई थी इतिहास में। भारत पर जैसे देश के लोकतंत्र एक दीर्घकाल से अप्रयुक्त हो, ये भी हो गया। सामाजिक आर्थिक संविधान यदि बचाना है तो बाबा साहब ने 3 बातें कही हैं। एक तो व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो भी आंदोलन होंगे वो संवैधानिक तरीके से होंगे। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी जिसको भी आप थोर विभूति मानते हैं, थोर व्यक्ति मानते हैं, उसके अधीन अपनी स्वतंत्रता मत कीजिए। उतनी सत्ता उसको मत दीजिए कि जो संविधान को नष्ट करे, इतनी सत्ता उसको मत दीजिए कि डेमोक्रेसी को नष्ट करे, इतनी सत्ता उसको मत दीजिए कि संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करता है। जब भी व्यक्ति पूजा होती है तो वो व्यक्ति पूजा देश को अराजकता की ओर ले जाती हैं या ऑटोक्रेसी की ओर ले जाती हैं। आज हम अराजकता की स्थिति में हैं, आज ऑटोक्रेसी की स्थिति में। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आज हम अघोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य खत्म हो गया है, सारे अधिकार। तीसरी बात बाबा साहब ये कहते हैं कि यदि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है तो हमें सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना करनी पड़ेगी। बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अधूरी रहेगी, और जब तक सोशल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती उसके समक्ष हमेशा संकट बना रहेगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बाबा साहब कहते हैं ऐसी डेमोक्रेसी जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो। बाबा साहब कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। सोशल डेमोक्रेसी 1 मैन 1 वैल्यू है। और बाबा साहब आखिर में कहते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बना ली मगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं बनाई, तो जिनको हमने सत्ता में बिठाया है वो इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को नष्ट कर देंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ आता हूँ। हमारे संविधान के इंटरप्रिटेशन करते समय, अर्थ लगाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग उन्होंने कहा जिसको वो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे को वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की संरचना।
बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ यह है कि पार्लियामेंट भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इन बातों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं संविधान की, परंतु ये बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बदलेगा, कभी बदलने की संभावना नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? संविधान सर्वोपरि है, पार्लियामेंट सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्रपति सर्वोपरि नहीं है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि नहीं है। देश में संविधान द्वारा स्थापित किसी भी संस्था का पदाधिकारी सर्वोपरि नहीं है। सबको संविधान के नीचे आना है, संविधान का आदर करना है और संविधान को सर्वोपरि मानना है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि सारी संविधान की निर्मित है। दूसरा, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रास्ताविका में दिया गया है। ये प्रास्ताविका क्या कहती है? भारत एक सार्वभौम जनतांत्रिक गणराज्य होगा। क्या कहते हैं? भारत सब उद्देशिका में भारत एक सार्वभौम जनतांत्रिक गणराज्य। भारत, यह अंग्रेजी में उसको कहेंगे कि सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। इसका मतलब यह है कि ना आप डेमोक्रेसी बदल सकते हैं, ना आप गणतंत्र बदल सकते, रिपब्लिक बदल सकते हैं। यह संविधान के मूल ढांचा। तीसरा है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का धर्मनिरपेक्ष रूप, धर्मनिरपेक्ष चारित्र। शुरू में मैंने कहा था कि संविधान यह धर्मनिरपेक्षता एक उसका आधार स्तंभ है। शुरू में नहीं था, बाद में 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा वो लाया गया है, परंतु सेकुलरिज्म ये संविधान का आधार है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था, इनके अधिकारों का विभाजन और अपने अपने क्षेत्र में उनको उन अधिकारों के अधीन स्वतंत्रता बयान करना। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का संघीय ढांचा, संविधान का संघीय स्वरूप। इसीलिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। एक को हम सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, जिसमें केंद्र शासन कौन से विषयों में कानून बना सकता है। दूसरी स्टेट लिस्ट बोलते हैं, राज्य की अनुसूची, जिसमें राज्य कौन से अधिकार बन सकता है। स्टेट के इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं, सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं करेगा, सेंट्रल के इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी सूची है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट सूची कहते हैं, समवर्ती। इसमें दोनों को कानून बनाने का ये इसलिए किया गया है कि विविधता के समाज में जब तक केंद्र और राज्यों के अधिकारों का विभाजन नहीं होगा, तब तक इस देश में हम लोग एकात्मता कायम नहीं कर सकते। और चौथा है फंडामेंटल राइट्स। चौथा है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो है, ये 6 बातें जो हैं, मैं दोहराना चाहूँगा। 6 बातें जो हैं वो 6 बातें हैं: संविधान सर्वोपरि, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक गणराज्य, ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा। सेकुलरिज्म आवश्यक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। अब थोड़ा सा हम अपने विषय, मूल विषय पर आते हैं। इसके चलते संविधान का ये ढांचा बदल नहीं सकते, मूल ढांचा बदल नहीं सकते, संविधान में आवश्यक परिवर्तन कर नहीं सकते बहुमत होने के पश्चात भी। इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है? उस तरीके को कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना। पहली बात, नष्ट नहीं कर सकते हैं तो उसमें ऐसे लोगों को लाना कि जो आरएसएस की फिलॉसफी को मानते हो। अब देखिए, नीति आयोग कौन है? आरएसएस वाला है। आरएसएस की फिलॉसफी
नष्ट करने का मतलब मैं इसका उदाहरण दिया था आपको निर्वाचन आयोग का, सर्वोच्च न्यायालय का। शिक्षा और ये सारा संविधान को भ्रष्ट करना है, डेमोक्रेसी को करप्ट करना है, संसद को बाजू रखना है, तो इसके लिए शिक्षा यह सबसे अच्छा माध्यम है। शिक्षा यह सबसे अच्छा माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से, जैसे आरएसएस के बारे में सारे ही लोग जानते हैं, उनकी शाखाएं लगती है। आज लाखों की संख्या में शाखाएं हैं। क्या पढ़ाया जाता है उनको हिंदुत्व पढ़ाया जाता है, हिंदू राष्ट्र पढ़ाया जाता है, बराबर है। मैं इसको प्रबोधन नहीं कहूँगा, मैं इसको ब्रेन वॉशिंग कहूँगा। मैं शाखा में जो भी होता है उसके लिए मैं शब्द प्रयोग करना चाहूँगा ब्रेन वॉशिंग का। ये पढ़ाते नहीं उनको, ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं। आगे चल के 3 साल 4 साल के बाद शाखा से निकली हुई व्यक्ति आरएसएस के प्रति कट्टर निष्ठावंत होती है, क्योंकि उसका ब्रेन वॉशिंग किया गया। अभी तक चंद व्यक्तियों को छोड़कर आरएसएस से कोई दूर हुआ है ऐसा उदाहरण नहीं है। यह ब्रेन वॉशिंग का प्रभाव है। किसी समय में रशिया में ब्रेन वॉशिंग होता था, आज भारत में भी आरएसएस के माध्यम से ब्रेन वॉशिंग होता है। परंतु इससे आरएसएस संतुष्ट नहीं है, इससे आरएसएस संतुष्ट नहीं। उनको बड़े जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और इसीलिए फॉर्मल एजुकेशन शाखा में जो होता है वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन को माध्यम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से इस पीढ़ी को बदलने का प्रयास है। उनका भी एक प्रकार से ब्रेन वॉशिंग करने का प्रयास है, और यह अभी का प्रयास नहीं है, ये कई दशकों से यह प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो जानकारी ये है, एक पुस्तक है मेरे सामने, यदि किसी को मिले तो जरूर पढ़ना इसका। यह आरएसएस ए व्यू टू द इनसाइड। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊँगा। इसमें एक चैप्टर है, उसमें से कुछ कोटेशंस मैं पढ़ूंगा। इंडियनाइजिंग एजुकेशन, लेखक इंडियनाइजिंग कहते हैं, मैं उसको शिक्षा का हिंदूकरण कहूँगा, इंडियनाइजिंग नहीं, क्योंकि इंडिया का अर्थ भारत होता है। ये भारत के लिए एजुकेशन नहीं है, इसलिए उन्होंने शब्द प्रयोग, यदि मैं होता तो शब्द प्रयोग करता हिंदुआइजेशन ऑफ एजुकेशन, हिंदुआइजेशन ऑफ एजुकेशन। मगर क्या कहते हो, द आरएसएस हैज ऑलवेज व्यूड education as its core mission, education has its core mission, and virtually all its affiliates engage in some form of it, some with the specific mission of managing schools at the primary, secondary, tertiary level and on a mass scale. एजुकेशन के फील्ड में एंट्री को आरएसएस ने अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। आज संख्या बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे चलकर, हजारों शिक्षा संस्थाएं, उनके किस नाम से मैं आगे बताऊंगा, पढ़ूंगा उसको। ये मिशन है उनका कि एजुकेशन से माध्यम से इस राष्ट्र में वो प्रक्रिया चलाई जाए कि जो प्रक्रिया से भारत राष्ट्र के निर्माण में सहूलियत होगी। इसके लिए बीजेपी ने 2 विशेष संगठन बनाए हैं। एक का नाम है विद्या भारती, एक का नाम है विद्या भारती। यह 1978 में इस्टेब्लिश हुई है। कब? 1978 में। आज यदि सोचे, आज मतलब आज की स्थिति को देखें तो अभी उनकी 13,000 स्कूल से 32 लाख विद्यार्थी हैं और 1,46,000 टीचर है। कितनी बड़ी मैन पावर तैयार कर रहे हैं वो। क्या पढ़ाते हैं? वहाँ वेद पढ़ाए जाते हैं, वहाँ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो उनकी अपनी स्कूल है ना उनकी।
तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए प्रयोग शुरू किया जिसको एकल विद्यालय कहा जाता है, जिसको एकल विद्यालय कहा जाता है। इन एकल विद्यालयों में 15 लाख स्टूडेंट हैं और करीब 54,000 टीचर हैं, और इनके माध्यम से आरएसएस का बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है कि जनरेशन का, विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश करे। आज की बात नहीं है। इससे क्या होगा? शिक्षा का हिंदूकरण होगा। हिंदू राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का साधन करके, उपयोग कर कर हिंदू राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा होगा, ऐसी आरएसएस की मान्यता है, क्योंकि ब्रेन वॉश है। संवेदनशील आयु गट पर ध्यान केंद्रित, शाखा में भी बचपन से आते हैं बच्चे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बचपन से बच्चे, तो 18-19 कॉलेज लेवल तक। आज एबीवीपी भारत में सबसे प्रबल विद्यार्थी संगठन है। जेएनयू का आंदोलन देखिए, बाकी के आंदोलन देखिए, यह आंदोलन आरएसएस प्रणीत है, और इसलिए विषय अभ्यास, और फिर यह विषय अभ्यासक्रम से हटाना बहुत जरूरी हो गए थे। यदि कोरोना के चलते, कोरोना की महामारी के चलते मोदी जी ने इतने निर्णय लिए हैं कि जो निर्णय साधारण परिस्थिति में लेना उनके लिए संभव नहीं था, उसी प्रकार का यह निर्णय है जो उन्होंने लिया है शिक्षा का हिंदूकरण करने के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं उल्लेख करना चाहूँगा नई शिक्षा नीति का। जरूर पढ़िए, किसी को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी में और अंग्रेजी में उसका संक्षिप्त ड्राफ्ट मेरे पास उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। शायद पोस्ट का खर्चा देना पड़े, उतना देना पड़ेगा। क्या है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति 3 बातों पर फोकस करती है: शिक्षा का हिंदूकरण, शिक्षा का निजीकरण, और आम जनता को शिक्षा से वंचित करना। 3 बातें: शिक्षा का हिंदूकरण, शिक्षा का निजीकरण, और आम जनता को शिक्षा से वंचित करना। इस आधार पर, और ये नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, कितने लोगों को मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। हम आंदोलन करना चाहते थे, कोरोना से हमारा आंदोलन दिल्ली में नहीं हो पाया है, परंतु यह शिक्षा नीति सरकार धीरे धीरे लागू कर रही है। यह भी कोरोना का प्रभाव है, यह भी कोरोना का प्रभाव। ध्यान रहे, मंत्री भले ही कहे पोखरियाल कि यह बदल परिवर्तन अस्थायी है, नहीं, मोदी सरकार को जो परिवर्तन करने थे कर रही हैं, और उसको स्थायी रूप देना मोदी सरकार के लिए बड़ा आसान होगा। 1 साल एक प्रयोग है। यदि 1 साल में लोगों की कोई बातचीत नहीं होती, कोई आंदोलन खड़े नहीं होते, होना भी संभव नहीं है। कोरोना केस में कोई आंदोलन नहीं होता, जैसे नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में कोरोना आने से कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है, वैसे ही इस शिक्षा में परिवर्तन से कोई आंदोलन नहीं होता। तो मोदी सरकार ये मानकर चलने वाली है, लोगों ने स्वीकार किया है। जब ये मानकर चलेगी मोदी सरकार, लोगों ने स्वीकार किया है, तो उसका अर्थ ये होगा कि ये परिवर्तन स्थायी होंगे, और अभ्यासक्रम से संविधान, डेमोक्रेसी, संसद, संवैधानिक संस्था अभ्यासक्रम से दूर किए जाएंगे, और इसका परिणाम भावी पीढ़ियों पर दूरगामी होगा। यदि वर्तमान सरकार या आने वाली सरकारें संविधान को भ्रष्ट करना चाहे, संविधान को विकृत करना चाहे, डेमोक्रेसी को नष्ट करना चाहिए, तो कौन खड़ा होगा? युवा पीढ़ी के सिवा आंदोलन कौन करेगा? कौन खड़ा होगा? कोई भी खड़ा होने की संभावना ही इससे समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम आम्बेडकर के अनुयायी, डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी इस परिवर्तन से चिंतित है, क्योंकि यह परिवर्तन संविधान पर संकट है, डेमोक्रेसी पर संकट है, संसद पर संकट है, धर्मनिरपेक्षता पर संकट है, और हमारे मौलिक अधिकारों पर भी संकट है। इस परिप्रेक्ष्य में हमको
इस शैक्षिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन को देखना चाहिए, समझना चाहिए और समझने के, देखने के, जानने के प्रयास करने चाहिए। ऐसे ही इस साल के लिए है, आगे तो फिर न जैसा का वैसा अभ्यासक्रम शुरू होगा। इस भ्रम में हम लोगों ने नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सारे ही भारत के नागरिकों को इस माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो संविधान से संबंधित, डेमोक्रेसी से संबंधित, संसद से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अध्याय अभ्यासक्रम से हटाए गए हैं, उनके विरोध में अपना मत यदि संभव हो तो प्रदर्शित करना चाहिए। तभी संविधान बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, संसद बचेगी, धर्मनिरपेक्षता जिंदा रहेगी और आने वाली पीढ़ियां एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के तौर पर जिंदा रह सकेगी। अन्ना वर्तमान तो खतरे में है ही, भविष्य और भी संकट में होगा। धन्यवाद।